तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ये देखेंगे कि जो हमारे फ्रिज के अंदर पार्ट्स कौन-कौन से लगे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप फ्रिज खोलते हैं, फ्रीज़र कंपार्टमेंट खोलते हैं, तो खाली आपको सामने से फ्रंट पैनल दिखता है। इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है। तो इसको हटा के हम देखेंगे इसके अंदर क्या कौन-कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, उसकी लोकेशंस क्या हैं। क्योंकि जब तक लोकेशंस नहीं चलेगा पता तब तक आप उसकी रियल वर्किंग समझ नहीं पाएँगे। और ये देखेंगे जो इसमें एयर फ्लो हो रहा है, आपको पता है कि जो हमारे इसके पीछे कूलिंग कॉइल है और कूलिंग कॉइल भी है और एक फ़ैन भी है। वो क्या करता है, जो फ़ैन घूमता है तो एक जो हमारी जो एयर है, मतलब जो एयर सर्कुलेशन होता है, तो किस तरीके से एयर हमारी रेफ्रिजरेटरी कंपार्टमेंट में आती है और रेफ्रिजरेटरी कंपार्टमेंट से वापस घूम के कैसे हमारी कूलिंग कॉइल में एयर जाती है। तो वन बाय वन हम लोकेशंस भी देखेंगे और एयर सर्कुलेशन भी देखेंगे और एयर डक्टिंग भी देखेंगे, क्योंकि एयर डक्ट बनी हुई है इसमें। डक्ट के थ्रू एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है और कई बार ऐसा होता है कि कितनी एयर हमें फ्रीजर कंपार्टमेंट में डालनी है, कितनी एयर हमें रेफ्रिजरेटरी कंपार्टमेंट डालनी है। तो हम देखेंगे थर्मोस्टेट हमारा कहाँ लगा होता है, बायोमेटल हमारा कहाँ लगा होता है, थर्मल फ्यूज़ कहाँ होता है, हमारी जो कूलिंग कॉइल है वो कैसी होती है, वो सब हम मतलब अच्छे से देखेंगे वन बाय वन। तो पहले सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, ये जो हमारा फ्रंट पैनल है जो फ्रीजर कंपार्टमेंट, ताकि पीछे के पार्ट्स हम देख सकें। तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको पहले ही मैंने लूज़ किया हुआ है, तो इसको हम आराम से इसको निकाल लेंगे। तो हम इसको जब निकालते हैं तो हमें क्या-क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है ये हमारी जो है, ये हमारी है इवापोरेटर कॉइल, जिसे कूलिंग कॉइल कहते हैं। तो यहाँ हमें कूलिंग कॉइल दिख रही है। यहाँ पर ये साइड में जो इसकी प्लेट है, जो हमारी कूलिंग कॉइल की साइड में फिन्स के साथ में प्लेट है, इस प्लेट में हमारा ये एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मल फ्यूज़ लगा हुआ है और इसमें एक कॉइल टाइप इवापोरेटर भी है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। जो हमने फ्रंट पैनल निकाला है फ्रीजर कंपार्टमेंट का, ये कैसा होता है। तो देखो सामने से तो आपको ये दिख ही रहा था ऐसे, क्योंकि सामने से देखने से पता नहीं चलता कि क्या है ये। तो हम जब ऐसे घुमाते हैं तब हमें दिखता है कि हाँ भाई ये क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ पर सबसे पहले ये इवापोरेटर फैन है। इवापोरेटर फैन का क्या काम है? इवापोरेटर का फैन का काम ये है कि जो एयर की सर्कुलेशन करना, रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट में एयर की सर्कुलेशन करना, ताकि एयर कूलिंग कॉइल तक आए और कूलिंग कॉइल उस एयर की हीट को एब्जॉर्ब करे और रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट और फ्रीजर कंपार्टमेंट को का टेम्परेचर मेंटेन करें। तो ये इवापोरेटर फैन है। तो इवापोरेटर फैन में आप ये देखेंगे, इवापोरेटर फैन हवा पीछे से खींचता है और सामने फेंकता है। लेकिन सामने हो क्या रहा है, सामने ये इसको ब्लॉक कर रखा है एयर को। अब ये एयर ब्लॉक क्यों कर रखी है? ये एयर यहाँ से ब्लॉक की भारी नहीं आ रही, एयर इसलिए ब्लॉक कर रखी है कि एयर सारी की सारी एयर सीधी बाहर ना आए। ऐसा ना हो कि हम दरवाजा खोल रहे हैं और सारी की सारी एयर बाहर जा रही है, क्योंकि हमें जो एयर है वो नीचे भी रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट में पहुंचानी है। तो ये यहाँ पर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट आती है अंदर एयर। तो ये जो ये दिख रहे हैं आपको, ये इनके थ्रू एयर रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में आती है। और ये जो डक्टिंग है, ये जो नीचे डक्टिंग दिख रही है, ये जो डक्टिंग है इसके थ्रू जो हमारी जो एयर है, कोल्ड एयर है, ठंडी एयर है, जो हमारी कूलिंग कॉइल से होके आई है, वो एयर हमारी रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट में जाती है। और एक बार यहाँ से दिखाओ कहाँ से जाती है। देखो यहाँ डक्ट बनी हुई है, एयर डक्ट बनी हुई है, ये दिखाओ एक बार। तो यहाँ पर आपकी ये आपको एयर डक्ट दिख जाएगी। ये एयर डक्ट से एयर हमारी रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट में नीचे नीचे इसके थ्रू, ये पूरी डक्टिंग है, डक्टिंग थ्रू नीचे आती है। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या खास चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें खास, इसमें ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है जिसके द्वारा हम ये मेंटेन कर सकते हैं कि कितनी कितनी एयर हमारी रेफ्रिजरेटिंग, कितनी एयर हमारी फ्रीजर कंपार्टमेंट में आएगी और कितनी एयर हमारी कोल्ड एयर हमारी रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट में आएगी। तो इसमें एक स्विच है, ये स्विच है, ये है, इसको कहते हैं डैम्पर स्विच। इसका क्या काम है? इसमें लिखा भी हुआ है 1 नंबर पे रेफ्रिजरेंट कूल एंड फ्रीजर वार्म। मतलब अगर हम 1 नंबर पे रखते हैं, अगर इसकी सेटिंग 1 नंबर पे रखते हैं, हम इसको 1 पे रखते हैं, तो मतलब रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट कूल, मतलब रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट ज़्यादा ठंडा होगा और फ्रीजर कंपार्टमेंट वार्म रहेगा। मतलब ज़्यादा जो एयर है, हमें ठंडी हवा है, वो ज़्यादातर कहाँ जाएगी? रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट में जाएगी। और कम एयर हमारी क्या आएगी? फ्रीजर कंपार्टमेंट में आएगी। तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में हमें ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड नहीं होगी या बहुत लेट प्रोवाइड होगी। सेकंड नंबर, नॉर्मल पोजीशन। अब ये जो 6 नंबर है, मतलब नॉर्मल पोजीशन, एयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में उतनी एयर जाएगी और फ्रीजर कंपार्टमेंट में भी उतनी ही एयर जाएगी। एक तीसरी सेटिंग है फ्रीजर कूल एंड रेफ्रिजरेशन वार्म, रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट वार्म। मतलब अब अगर हमने 8 नंबर पे कर दिया है, 8 नंबर में अगर हमने कर दिया है, इसमें जैसे 1 से लेके सुपर फ्रीजिंग तक है, तो 8 नंबर पे हमने कर दिया है। इसका ये है कि आपको ज़्यादातर जो एयर है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में आएगी और कम एयर रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में जाएगी, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जाएगी। हम कब करते हैं? जब हमने फ्रीजर कंपार्टमेंट में कुछ सामान रखा हुआ है ज़्यादा और रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट हमारा खाली है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, हमारी जो एयर है वो रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में ना जाए, क्योंकि हमारा ज़्यादा सामान नहीं है। हम चाहते हैं जो हमने सामान रखा है, मान लो कोई नॉनवेज है या कोई रो मीट है
इस तरह की चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें बहुत -डिग्री टेम्परेचर रखनी है और टेम्परेचर मेंटेन करना है बहुत तुरंत, तो हम क्या करेंगे, फटाफट इसको फ्रीजिंग मोड पे कर देंगे, 8 नंबर पे कर देंगे, ताकि जितनी भी जो चिल्ड एयर है वो सारी सारी फ्रीजर कंपार्टमेंट में रहे, क्योंकि फ्रीजर कंपार्टमेंट टेम्परेचर हम -18 -15 तक मेंटेन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर हम थर्मोस्टेट की सेटिंग है 3-4 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम है, ठीक है। और ये है सुपर फ्रीजिंग। सुपर फ्रीजिंग का क्या मतलब है कि बस आपने पूरा का पूरा हमने इसको सुपर फ्रीजिंग में कर दिया है इसको। इसका मतलब है कि जो 90% एयर है वो आएगी आपके फ्रीजर कंपार्टमेंट में, और 10-20% ही हमारी नीचे जाएगी। मतलब रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में बहुत कम चिल्ड एयर जाएगी, बहुत कम ठंडी हवा जाएगी, तो इसका टेम्परेचर तो मेंटेन होगा नहीं, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा। तो अगर हमारा पर्पस ऐसा है कि हम इसको चाहते हैं लो करना, तो हम इसको सुपर फ्रीजिंग में कर देंगे। अब इसको करने से हो क्या रहा है, इसको करने से क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया था कि इसके थ्रू जो एयर है हमारी वो रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट जाती है, और इनके थ्रू हमारी जो एयर है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में आती है। तो अगर मैं ये रास्ता रोक दूं, अगर ये रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट के अंदर जो रास्ता जा रहा है अगर रोक दूं, इसके अंदर कुछ ऐसा रुकावट लगा दूं, तो क्या होगा, एयर नीचे कम जाएगी और एयर यहाँ सामने रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में ज़्यादा आएगी। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें एक ना डैम्पर लगा हुआ है, तो इसकी सेटिंग से ना वो खुल रहा है और बंद हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें एक ऐसा कुछ सेटिंग है, इसमें एक डैम्पर है जो एयर के रास्ते पे रुकावट पैदा कर रहा है कि कितनी एयर नीचे जानी चाहिए और कितनी एयर रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जानी चाहिए। तो इसके द्वारा, तो ये स्विच का बहुत लोगों को कम पता है, क्योंकि लोगों को नीचे थर्मोस्टेट की सेटिंग करनी तो आती है, लेकिन इसकी सेटिंग करनी नहीं आती कि फ्रीजर को ठंडा कैसे करना है और कंपार्टमेंट ठंडा करना कैसे करना है। होता क्या है, लोग थर्मोस्टेट को तो फुल पावर पे कर लेते हैं कि भाई कूलिंग नहीं हो रही, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसको हो सकता है कि उन्होंने सुपर फ्रीजिंग कर रखा हो, एयर नीचे आ ही नहीं रही, आपने थर्मोस्टेट को हाई किया हुआ है, तो वो कह रहा है थर्मोस्टेट का टेम्परेचर, वो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने ऊपर की सेटिंग चेक नहीं कर रखी। या फिर आप क्या कर रहे हो कि आप थर्मोस्टेट की सेटिंग तो सुपर कूल पे कर रहे हो, लेकिन आपने इसको क्या कर रखा है, 1 नंबर पे कर रखा है। तो फ्रीजर में जो सामान रख रहे हैं वो बर्फ नहीं जम रही, या कोई रॉ मटेरियल है हमारा जो -15 डिग्री -10 डिग्री पे रहता है, वो जल्दी खराब हो जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी एयर कहाँ जा रही है, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जा रही है। तो आपको ये डैम्पर सेटिंग भी आनी चाहिए, इसे कहते हैं, ये होती है डैम्पर सेटिंग, फ्रीजर डैम्पर सेटिंग, कि कितनी एयर फ्रीजर कंपार्टमेंट में आएगी और कितनी एयर आपकी रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसको सेट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो फ्रिज को अगर कंट्रोल करना है टेम्परेचर, तो आपको ये डैम्पर सेटिंग और थर्मोस्टेट की सेटिंग, जो यहाँ पर ये देखो, एक यहाँ पर एक ये यहाँ पर थर्मोस्टेट स्विच होता है, ये देखो, दिख रहा है सबको भाई थर्मोस्टेट स्विच। तो यह थर्मोस्टेट स्विच होता है, इसमें क्या है, मिनिमम कोल्ड, नॉर्मल और मैक्सिमम कोल्ड। तो यहाँ अगर आपको इस कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कोल्ड चाहिए, तो आपको इसको मैक्सिमम कोल्ड भी करना होगा थर्मोस्टेट को, लेकिन इसको भी किस पे करना पड़ेगा, 1 नंबर पे, क्योंकि 1 नंबर पे आप रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट को मैक्सिमम कोल्ड करना चाहते हो। तो मैक्सिमम कोल्ड वो तो चलो ठीक है कि वो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को जब बंद करेगा जब मैक्सिमम कोल्ड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोल्ड कब होगा, जब एयर आएगी। अब आपने इसको क्या रखा है, क्या कहते हैं, सुपर फ्रीजिंग में। सुपर फ्रीजिंग होने से क्या, नीचे डैम्पर रास्ता रोका हुआ है, जो एयर चिल्ड एयर है वो नीचे आ ही नहीं रही है। जब वो नीचे आएगी नहीं तो क्या होगा, आपका क्या कहते हैं, कोल्ड होगा ही नहीं, और कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, आपका बिजली का बिल भी बढ़ेगा, कूलिंग एफिशिएंसी भी गिर जाएगी रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में। और आप कहोगे यार फ्रीजर में तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट ठंडा नहीं होता। तो इसको आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग भी आपको दोनों को साथ में सेट करना है कि आपका पर्पस क्या है। अगर मान लो आपका पर्पस ये है कि आपको रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इसमें सामान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको मिनिमम कोल्ड पे कर दोगे और इसको सुपर फ्रीजिंग पे कर दोगे, क्योंकि आपको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट को ठंडा करना है। ठीक है, तो ये दोनों की सेटिंग से ही फ्रिज का क्या कहते हैं टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट है उसका किया जाता है, और ये आपकी एयर इसके थ्रू फ्रीजर कंपार्टमेंट में आती है। तो ये कितनी ये डैम्पर कंट्रोल करता है। तो इसका मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपको समझ में आ गया। तो ये डक्टिंग है हमारी, तो ये डक्टिंग मतलब रास्ता एयर की डक्टिंग, ये आपकी नीचे जाएगी, इससे नीचे जाती है और इससे आपकी फ्रीजर कंपार्टमेंट में आती है। तो इसकी बात हो गई है, तो इसको बेटा पकड़ो। अब आते हैं कि अभी पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, हम एयर सर्कुलेशन की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कूलिंग कॉइल या इवापोरेटर कॉइल्स। ये ट्यूब एंड फिन्स टाइप है, ट्यूब एंड फिन्स टाइप, ये फिन्स लगी हुई हैं आपकी, दिख रही है आपको। ये जो कूलिंग कॉइल है इसके साथ जो अंदर कॉइल है उसका फिन्स भी लगी। फिन्स का क्या काम है, फिन्स एक्चुअली में सारी एल्यूमिनियम की अपनी कॉइल है और एल्यूमिनियम की फिन्स है। तो एल्यूमिनियम ना बहुत ज्यादा कहते हैं हाई उसका होता है कि मतलब हीट ट्रांसफर बहुत ही फास्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जो भी एयर से टकराएगी बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्व करके अपने अंदर, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है और वो हीट एब्जॉर्व करके लिक्विड से वेपर बन जाता है
और सारी की सारी हीट ले लेता है और एयर को ठंडा कर देता है। और फिन्स क्या करती है, फिन्स क्या होती है, कूलिंग कोयल से ठंडी हो जाती है। जब एयर जाती है तो एयर का और जो अपना ये मटेरियल है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे हीट ट्रांसफर क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो इसका फिन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कभी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ये आपको मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है आपको, इसको हमेशा सुरक्षित रखेंगे, इसको बहुत ध्यान से निकालना होता है। और इसके अलावा ये इसमें क्या है, इसमें ये देखो, ये यहाँ पर ये प्लेट है, दिखाओ यहाँ सामने दिखाओ। अब जो ये जो थर्मल अब होता है, बायोमेटल लगा कहाँ होता है, पहली बात तो बायोमेटल लगा कहाँ होता है, बायोमेटल का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का काम है कि बर्फ को ना जमने देना। अगर इस पे बर्फ नहीं जमनी चाहिए, कूलिंग कॉइल पे बर्फ नहीं जमनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे बर्फ आ जाएगी, मैंने एक चैप्टर बना, एक मतलब वीडियो डाली हुई है जिसमें अगर कूलिंग कॉइल पे आइस आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आप देख लेना कि कूलिंग कॉइल पे बर्फ आना एक मतलब बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको समस्या को समझने के लिए क्या कहते हैं, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो बर्फ होती है इंसुलेटर काम करती है, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती है। और जब अगर बर्फ इस पे जम जाएगी पूरे पे तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगी, ब्लॉक करती है। बाकी पूरी वीडियो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या परेशानी है। और ये इसमें क्या क्या लगा होता है एक्चुअली में, जो होता है आप कूलिंग कोयल पे ना, एक ये इसकी प्लेट पे, ये देखो, ये मैं निकाल देता हूँ कनेक्टर, ये देखो, ये हमारा बायोमेटल है, ये दिख रहा है, और इसके साथ में ये थर्मल फ्यूज है। बायोमेटल, थर्मल फ्यूज और हीटर सीरीज में रहते हैं, हीटिंग मोड पे। एक सीरीज कनेक्शन है कि हम तीनों को सीरीज में ले लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या कहते हैं, हीटर को सीरीज में ले लेते हैं। तो ये खाली जो होता है, ये तो हमारा कंडक्टर है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, फेस को पास करता है, थर्मल फ्यूज को भी और बायोमेटल भी। और हीटर को ऑन करता है जब हीटिंग मोड पे टाइमर लेके आता है। अब ये काम कब करता है, जब ये कूलिंग कोयल का टेम्परेचर -5 से कम आ जाता है, तो ये जो इसका ये मेटल है, ये इसमें चिपका रहता है, कूलिंग कोयल पे लगा रहता है प्लेट पे, ये इसका करता है अपने कॉन्टेक्ट्स को लगा लेता है। कॉन्टेक्ट्स को लगा लेगा तो जब भी हीटिंग मोड पे आएगा तो करंट पास हीटर के लिए हो जाएगा। और जब कूलिंग कोयल का टेम्परेचर दोबारा ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, +10 हो जाएगा, तो क्या +10 होने पे ये दोबारा से अपने कॉन्टेक्ट्स हटा लेगा और हीटर के कनेक्शंस हटा देगा, हीटर को बंद कर देगा। और इस केस में टाइमर मोटर दोबारा वर्क करेगी, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, टाइमर मोटर वर्क करेगी और 15 मिनट हीटिंग मोड पे काम करेगी, जो उसकी टाइम सेटिंग है, और वो उसको कूलिंग मोड पे डाल देगी, ठीक है। अब थर्मल फ्यूज का काम है, थर्मल फ्यूज भी सीरीज में लगा हुआ है। इनकेस बायोमेटल +10 आने पे हीटर को बंद नहीं कर पाता। अब हीटर तो लगातार चलता रहेगा, जब तक बायोमेटल उसको सर्किट से लिंक नहीं करेगा तब तक हीटर चलता रहेगा। तो हो सकता है कि कूलिंग कोयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हो सकता है आग भी लग जाए अंदर कंपार्टमेंट में। तो उसके बचने के लिए एक थर्मल फ्यूज होता है जो 70 डिग्री सेल्सियस आने पे मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये इसकी हाउसिंग है, दोनों हाउस एक सेम हाउसिंग होती है, बायोमेटल और थर्मल फ्यूज सेम हाउसिंग में होता है। तो ये इसकी हाउसिंग भी पिघल जाएगी और ये थर्मल फ्यूज भी 70 डिग्री आने पे पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसा बताया आपने, थर्मल फ्यूज, बायोमेटल और हीटर हीटिंग मोड पे सीरीज में होते हैं। तो बायोमेटल अगर वर्क नहीं करता, खराब हो जाता है, तो थर्मल फ्यूज हमारे क्या कहते हैं, हीटर को बंद करके हमारे फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर को आग लगने से बचाता है। ठीक है, क्लियर है, ये आपने देख लिया। और ये अपना हीटर यहाँ पर है, ये कोल्ड टाइप हीटर है, देखो ये हीटर का इन वायर है और ये आउट वायर है, यहाँ से हीटर पूरा ये कोल्ड टाइप हीटर है। कई में ट्यूब टाइप हीटर होता है नीचे, वो ट्यूब टाइप हीटर जो आपने देखा नीचे रहता है, इसमें साथ साथ ही कोइल्स के साथ ही चल रहा है ये। तो इसकी थोड़ी ये कूलिंग, इसकी हीटिंग जल्दी हो जाती है। और यहाँ से ये एक तरह का आपका हीटर भी, इसमें कोइल टाइप का हीटर अपनी कूलिंग कोइल के साथ ही ट्रैवल कर रहा है। तो अब बात, आपने ये कंपोनेंट्स देख ही लिए, हीटर देख लिया आपने, बायोमेटल देख लिया, थर्मल फ्यूज। हमारा है एक्यूमुलेटर, ये जो ये ड्रम जैसा दिख रहा है, ढोलक जैसा दिख रहा है, इसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है, जब होता क्या है, जो हमारा जो कंप्रेसर है ना, वो वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए या सुपरहीट वेपर के लिए बनाया गया है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा तो वो लिक्विड ना कंप्रेसिबल नहीं होता, कंप्रेस नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि हमारा कंप्रेसर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा तो हमारा कंप्रेसर है वो जल्दी खराब हो सकता है। तो और ये जो डिज़ाइन हुआ है ना, ये वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए हुआ है। तो इनकेस अगर हीट लोड कम है और हमारा जो इसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा जब यहाँ पर हमारा आएगा, ये कंप्रेसर से पहले लगा होता है, तब हमारा जो रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है, अगर लिक्विड पार्टिकल होते हैं तो यहाँ पर इसको ये एयर, इसका जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो एयर के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर ये एयर के साथ ज़्यादा हीट क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है यहाँ से, तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है ये। तो हीट एब्जॉर्ब करके अगर लिक्विड पार्टिकल यहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो वो वेपर में चेंज होके आगे बढ़ते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके कंप्रेसर में भेजता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर, एयर कैसे घूमती है, एयर का क्या रोल है।
एयर सर्कुलेशन हो कैसे रहा है, कौन सी डक्टिंग है, किस डक्टिंग की बात करें, एयर नीचे कैसे आ रही है, फिर वापस ऊपर कैसे जा रही है। तो देखिए जो एयर मैंने बताया कि कुछ एयर तो इस डक्टिंग से नीचे चली जाती है, कुछ एयर फ्रीजर कंपार्टमेंट से सामने से आ जाती है। अब वो एयर, अभी इसमें देखो ये नीचे फ्रीजर कंपार्टमेंट में नीचे जगह दी हुई है यहाँ पर, तो इसके थ्रू जो एयर है वो ये इसके अंदर जो ब्लॉक है इसके अंदर एयर इसके अंदर चली जाती है, इसके अंदर चली जाती है। और पीछे ना रास्ता है, पीछे ओपन है, जैसे ये तो बंद दिख रहा है आपको, पीछे खुला हुआ है। तो जब वो फैन चलता है ऊपर तो वो क्या करता है, इसके अंदर से एयर को खींचता है। अब जो भी एयर इसके अंदर से निकलेगी, इसके पीछे से निकलेगी, वो एयर किससे होके पास करके जाएगी, कूलिंग कॉइल से पास करेगी। और हम यही चाहते हैं जो भी एयर इवापोरेटर फैन के पास आएगी वो सारी की सारी एयर कूलिंग कॉइल से होके आए, क्योंकि कूलिंग कॉइल से गुजर के आएगी तभी तो वो अपनी हीट को कूलिंग कॉइल पर को देगी। तो ये इसके जो पीछे का रास्ता है वो सारा का सारा आपका एयर सक्शन है, मतलब सक्शन होता है। तो फ्रीजर कंपार्टमेंट की एयर तो आ जाती है यहाँ से अंदर चली जाती है। अब हम आते हैं नीचे कैसे आती है, पहले नीचे का देख लेते हैं नीचे कैसे ट्रैवल करती है। तो यहाँ से एयर आपने डैम्पर खोला हुआ है, सारी एयर नीचे चली गई। तो अब हम नीचे देखें नीचे क्या है, ये आपकी पूरा ये डक्टिंग हाउसिंग है, पूरा इसमें डक्टिंग हाउसिंग है, इसमें थर्मोस्टेट है, उसको भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम इसके शेल्फ निकाल लेते हैं, वन वन बाय सेल्फ निकाल लेते हैं। ये शेल्फ बेटा पकड़ो, शेल्फ पकड़ो, ये शेल्फ पकड़ो। और ठीक है, इसमें अभी और भी चीजें हैं, ये एक हमारा एक और चीज है इसमें, आप ये देखोगे, इसको मैं निकालता हूँ, ये भी आप देखो, ये ठंडा करने के लिए इसके अंदर एक बॉक्स दिया है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा करना है हमें, इसमें अगर मान लो हमने फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं और उसको ज़्यादा लो टेम्परेचर पे करना है, क्योंकि नीचे क्या होता है, इतना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर कम रहता है, वो सॉरी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ऊपर ज़्यादा ठंडा रहता है। इसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऊपर जैसे इसमें -18 रहेगा, -15 रहेगा, -10 रहेगा, यहाँ पर आओगे तो 4 डिग्री रहेगा, 7 डिग्री। और जो वेजिटेबल बॉक्स है इसको क्रिस्पर बोलते हैं, इसको क्रिस्पर बोलते हैं बेटा, क्रिस्पर, ये है क्रिस्पर, ये बंद रहता है और इसका टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री 12 डिग्री तक रहता है। तो और ये इसके ऊपर क्रिस्पर के ऊपर ये एक और वेजिटेबल बॉक्स दिया हुआ है, फ्रूट बॉक्स दिया हुआ है। तो अगर फ्रूट बॉक्स को आपको टेम्परेचर कम करना है तो इसमें भी देखो, इसके कवर पे भी डैम्पर सेटिंग दी हुई है। ठीक है, इसको एक बार पकड़ो, ये देखो डैम्पर सेटिंग दी हुई है। देखो ये जो डैम्पर में बता रहा हूँ इस तरह का, देखो इसमें भी डैम्पर सेटिंग है। देखो ये इसका स्विच है, ये फ्रूट बॉक्स का एक स्विच दिया हुआ है, ये देखो, ये ऐसे हम ऐसे इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, फ्रूट बॉक्स का टेम्परेचर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। देखो इसमें एक ये डैम्पर है, अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो ये मूवमेंट कर रहा है डैम्पर। अभी डैम्पर कर क्या रहा है, किसका रास्ता रोक रहा है। अब आपको पता है टेम्परेचर मेंटेन करना है तो एयर का रास्ता रोक रहा होगा, चिल्ड एयर का रास्ता रोक रहा होगा। अगर इसका टेम्परेचर मुझे लो रखना है तो एयर का रास्ता मुझे खोलना पड़ेगा, और अगर इसका मुझे टेम्परेचर हाई रखना है तो मुझे एयर का रास्ता ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हम इसके इस वाले जो ये फ्रूट बॉक्स का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें डैम्पर भी दिया हुआ है। और ये रास्ता कहाँ है, तो ये रहा, ये वाला रास्ता है। देखो फ्रूट बॉक्स नीचे ये वाला एयर डक्टिंग यहाँ आई हुई है, जो एयर हमारा एयर सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक रास्ता जगह है दिया हुआ है। और तो इससे ये जो है ना, ये वाला जो इससे ना हमारा ये एयर की ओपनिंग क्लोज और ओपन और क्लोज हो जाती है। तो इससे हम फ्रूट बॉक्स का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी रखो। अब ये है क्रिस्पर। अब ये हम सारे कंपोनेंट देख रहे हैं, क्रिस्पर भी देख रहे हैं। ये है क्रिस्पर, इसको क्रिस्पर कहते हैं। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखी जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो टाइम के साथ मॉइस्चर को रिलीज करती है, उसको, और मॉइस्चर रिलीज करके वो क्या सूख जाती हैं। आपको पता है, सेब देखा होगा आपने, खीरे देखे होंगे, मूली देखी होगी, समय के साथ वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए कैसे बचा सकते हैं कि उसका जो जिस इन्वायरमेंट में वो है उसमें वो मॉइस्चर, उसमें पहले से ज़्यादा मॉइस्चर रहे, ताकि ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, जो उसका रेट ऑफ मॉइस्चर रिलीजिंग है, वो स्लो कर दें। तो होता क्या है, हम ना इसमें भी ये सेटिंग है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बंद रखते हैं, इसको क्रिस्पर बॉक्स को हम बंद रखते हैं। इससे होता है कि जो इसमें वेजिटेबल्स हैं वो अपना मॉइस्चर छोड़ेंगी, तो इसके अंदर जो इन्वायरमेंट बन जाएगा वो हाई मॉइस्चर इन्वायरमेंट बन जाएगा। मतलब आप देखो कंडेंस वगैरह, पानी वगैरह आपको दिखेगा। उससे क्या होगा, जब इन्वायरमेंट पहले से मॉइस्चर वाला हो जाएगा तो उसका रेट, पहले से मॉइस्चर ज्यादा है, अगर एयर में मॉइस्चर पहले से ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जो फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेबल्स हैं उनका मॉइस्चर कम निकलेगा बाहर, वो लंबे समय तक ताजा रहेंगे। तो इसको हम क्रिस्पर को इसलिए, और एक वेजिटेबल्स का एक तापमान होता है, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का तापमान होता है, और तो 7 से 10 डिग्री पे वो लंबे समय तक ताजा रहती हैं।
तो इसको हम इसके एक तो इसके अंदर रखते हैं और दूसरा हम उसको ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रखते हैं। तो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रखने के लिए हम इसको क्रिस्पर का यूज करते हैं। अगर हम खुला रख देंगे तो उसके जो मॉइस्चर है वो सारा का सारा बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा और सब्जी जो 1 हफ्ते 10 दिन सुरक्षित रहनी चाहिए वो 2-3 दिन में ही आपकी बासी हो जाएगी, स्टेल हो जाएगी। तो आपको ताज़ा रखनी है, तो क्रिस्पर का ये काम है। तो इसमें ये बटन दिया हुआ है, ये आप इसकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको पूरा बंद कर देंगे तो हाई ह्यूमिड रहेगा, और अगर जिस हिसाब से खोलना है वो खोल सकते हैं। और इसको खोलते क्यों है, आपको पता है फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स जब पकते हैं, क्योंकि हमने फ्रूट्स लेके आए तो समय से पकेंगे भी वो, तो इथिलीन गैस भी छोड़ते हैं वो। तो कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो इथिलीन गैस के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसकी गैस वगैरह जो इथिलीन गैस निकल रही है वो भी निकलती रहे। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन भी सकते हैं। अगर फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं तो हम उसको ओपन छोड़ देंगे, ताकि फ्रूट्स जब पकेंगे तो इथिलीन गैस छोड़ेंगे तो इथिलीन गैस भी निकलती रहे और हमारी जो वेजिटेबल्स क्या रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि कई कई वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो इथिलीन गैस के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये इसकी इशू है। तो हमने क्रिस्पर को भी आप निकाल लेंगे। ये क्रिस्पर है हमारा वेजिटेबल या मतलब फ्रूट बॉक्स जिसे कहते हैं, ये निकाल लेंगे। अब आती है कि एयर डक्टिंग, दोबारा हम आते हैं एयर सर्कुलेशन में। हमारा मेन पर्पस है कि एयर कैसे सर्कुलेट होती है। बच्चों को ये तो पता है एयर आती है, होती कहते हैं एयर डक्टिंग। ऊपर तो हमने देख ली डक्टिंग, अब नीचे देखते हैं। अब इसको हम ये पूरा निकाल लेते हैं। ये हमने इसको पूरा ये खोल के हमने ये निकाल लिया। तो ये हमने अब ये हमने निकाल लिया। ये इसमें पूरी ये डक्टिंग है, एयर डक्टिंग है, एयर हाउसिंग है। तो अब हम यहाँ आते हैं, ऊपर से देखते हैं। तो देखिए जो मैंने वो दिखाया था ऊपर, देखो यहाँ से एयर कहाँ आ रही है, यहाँ से हाउसिंग बनी हुई है, यहाँ से एयर हाउसिंग थ्रू इसमें आ रही है। देखो एयर इसमें आ रही है, अब इससे अंदर जा रही है, इससे अंदर जाके अब इसको हम पहले इसको टेबल पे ले लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। चलो यही निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगी। ये पकड़ो, ये हमने इसकी जो हाउसिंग है, प्लास्टिक हाउसिंग है, ये निकाल ली है। और ये हमारी आ गई थर्माकोल की हाउसिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एयर, जो भी एयर हमारी यहाँ से गई थी, तो एयर के रास्ते कितने हो गए, पैसेज कितने हो गए। यहाँ से भी थोड़ी एयर यहाँ से निकल रही है, थोड़ी एयर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से एयर निकल रही है, यहाँ से एयर निकल रही है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एयर सारी नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन ऊपर ज़्यादा एयर आएगी, नीचे की एयर की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यहाँ से एयर निकल रही है, यहाँ से एयर, यहाँ से एयर, यहाँ से, तो एयर की हाउसिंग बना दी है। और ये हाउसिंग किससे बन रही है, प्लास्टिक की जो कवरिंग है और ये थर्माकोल के अंदर जो बनी हुई है, पूरे वेंट बना हुआ है, एयर वेंट बना हुआ है। तो इसके थ्रू हमारी एयर पूरी डिस्ट्रीब्यूट रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एयर सर्कुलेट करते हैं। अब ये क्या है, ये है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट काम होता है रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये मेंटेन टेम्परेचर आने पे ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। इसका काम ये है कि टेम्परेचर आने पे इसके कॉन्टैक्ट नॉर्मली लगे रहते हैं, हमेशा ये क्लोज रहता है, ये सप्लाई को कंप्रेसर के लिए हमेशा तैयार रखता है, पास करता है। जब रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर आ जाता है तब ये कंप्रेसर को क्लोज करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बचाता है और टेम्परेचर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मेंटेन करता है। और जब टेम्परेचर दोबारा 3 डिग्री बढ़ जाता है तो दोबारा से ये अपना कॉन्टेक्ट लगा के दोबारा से कंप्रेसर को ऑन कर देता है। इसमें देखो, इसमें है क्या, इसमें तो एक ये हो गया, इसमें देखो कैपिलरी निकल रही है, दिख रही है आपको कैपिलरी, ये कैपिलरी निकल रही है और ये इसका कैपिलरी बल्ब है। देखो ये रही लोकेशन। अब देखो ये कैपिलरी बल्ब है जो टेम्परेचर को सेंस करता है, वो एयर के रास्ते में नहीं है, क्योंकि अगर एयर के रास्ते में होगा तो बहुत जल्दी ये एयर से बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत जल्दी कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो ये मतलब हमने गलत फीड दे दिया, इसको गलत लोकेशन दे दिया। अगर लोकेशन बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट है, तो लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर हम एयर के रास्ते पे नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो टेम्परेचर सेंस करे कंपार्टमेंट का सेंस करे। तो एयर टकराएगी जल्दी आ जाएगा, तो इसको एयर के रास्ते पे रखते, इसको ऐसी जगह रखते हैं जो रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसे आपने देखा, अगर मान लो हमें कोई हमारी गर्म चीज़ है, हमें ठंडी करनी है, अगर फैन वगैरह बंद है उसको हम रख देंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि वो जो ठंडक है कमरे की ठंडक से ठंडा हो रहा है। अगर उसको पंखे के नीचे रख देंगे उसी कमरे में तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही है, अगर इसको एयर के रास्ते में रख लिए जल्दी ठंडा होके जल्दी से रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट को क्लोज कर देगा और कंप्रेसर को क्लोज कर देगा, और हो सकता है कि रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट का टेम्परेचर आया भी ना हो। तो इसकी लोकेशन यहाँ साइड में है, ये कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सेंस करता है। तो ये हो गया थर्मोस्टेट हो गया आपका। अब एयर हमारी आ तो गई सारी, इसके द्वारा एयर सारी हमारी आ तो गई नीचे, अब वापस कैसे जाएगी, लो पकड़ो बेटा। अब एयर आने के बाद आपको पता है कि जैसे ठंडी एयर आ गई नीचे तो हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी, सामने देखो बेटा, सामने तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर ना जैसे फ्रीजर कंपार्टमेंट की एयर यहाँ से अंदर गई थी, तो यहाँ की एयर देखो यहाँ पर एक जगह दे रखी है, देखो बेटा ये जगह दे रखी है, देखो नीचे।
तो यहाँ से एयर जैसे आई सारी, प्रेशर सामने रहेगा उसका, तो एयर सारी जाके इस रास्ते से, क्योंकि हमारा गेट पे भी सामान रहता है पूरा, ये देखो ये यहाँ भी सामान रहता है, इसको भी एयर चाहिए, तो सारी की सारी एयर पहले कहाँ आएगी, सामने आएगी, और सामने से इसके थ्रू दिखाओ इसको, तो एयर कहाँ जाएगी, वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि अब ऊपर जाके अब फ्रीजर कंपार्टमेंट की एयर भी इसके अंदर गई, नीचे की एयर भी इसके अंदर गई, तो इसके अंदर जाके यहाँ थोड़ा यहाँ पर क्या बना हुआ, सक्शन प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि फैन चल रहा है, तो सारा का सारा यहाँ से वो क्या करेगा, एयर को खींचेगा। जब एयर को ये खींचेगा तो बीच में रास्ते में क्या आएगी, कूलिंग कॉइल, तो वापस से वो सारी सारी जो एयर है, जो गर्म एयर हो चुकी है, जो हीट लेके आई है, वो सारी की सारी हीट वापस कूलिंग कॉइल को रिलीज कर देगी, और इससे ठंडी होके वापस फैन के थ्रू वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है डैम्पर स्विच के द्वारा और थर्मोस्टेट के द्वारा जो सेंस किया है, तो वो सारे एयर कितनी एयर हमारी रेफ्रिजरेंट कंपार्टमेंट में जानी चाहिए और कितनी एयर हमारी फ्रीजर कंपार्टमेंट में आनी चाहिए, वो हमारी कंट्रोल होके हम उसको ये सोल्यूशन कराते हैं। ठीक है, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको मतलब सारा समझ में आ गया है कि कैसे कैसे एयर हमारी सर्कुलेट करती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।